हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्यूमेन। देखिए, आप लोगों का पेपर आने वाला है कब? 2 अप्रैल को। कौन सा? रोड एंड बिल्डिंग क्लास 2 का एग्जाम। अभी तक आपके लिए काफी सॉल्यूशन हम रिलीज कर चुके हैं। दैट इज सोम का सॉल्यूशन हमने रिलीज कर दिया, फ्लूइड का सॉल्यूशन रिलीज कर दिया और जियो टेक्निकल का सॉल्यूशन हमने रिलीज कर दिया है। नाउ अगला सब्जेक्ट लेके आया हूं आपके लिए, कौन सा? ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग। क्योंकि रोड एंड बिल्डिंग का पेपर है तो ट्रांसपोर्टेशन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बनता है आपके लिए। ठीक है, थोड़ा वेटेज ज्यादा है इसका, 14% का वेटेज है, ऑलमोस्ट 27 से 28 मार्क्स का वेटेज बनता है यहां से। ठीक है, तो आइए विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं द मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग फॉर रोड एंड बिल्डिंग क्लास 2 एग्जाम। चलिए, पहला क्वेश्चन जब से यहां पे पूछा गया है वो क्या पूछता है? इन इंडिया येलो एंड व्हाइट कलर ऑन अ माइलस्टोन इंडिकेट्स। मतलब अगर कोई माइलस्टोन है आपका, वो येलो और व्हाइट कलर का है तो क्या इंडिकेट करता है? क्या वो नेशनल हाईवे को इंडिकेट कर रहा है, क्या वो रूरल रोड को इंडिकेट कर रहा है, क्या वो स्टेट हाईवे को इंडिकेट कर रहा है, या क्या वो एमडीआर को इंडिकेट कर रहा है, दैट इज मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड। नाउ इसका सॉल्यूशन देखते हैं, ठीक है, और सारे के सारे ऑप्शंस को एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं। आइए देखिए, यहां पे आपके सामने ये इमेज में लेके आया हूं। ठीक है, क्या कहता है भैया? मील का पत्थर हर रंग कुछ कहता है। अब हर रंग कुछ कहता है तो देखो यहाँ पे अगर हरा है और सफेद है तो भैया स्टेट हाईवे को इंडिकेट कर रहा है, काला है और सफेद है तो भैया सिटी या डिस्ट्रिक्ट रोड को इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, लाल और सफेद है तो भैया रूरल रोड कर रहा है, और पीला और सफेद है तो नेशनल हाईवे को इंडिकेट कर रहा है। मतलब हमसे क्या पूछा गया था? माइलस्टोन येलो और व्हाइट कलर का है तो किसको इंडिकेट करेगा? वो नेशनल हाईवे को इंडिकेट करेगा। So the correct option is option A, that is national highway। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Now नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछता है बेटा आपसे, वो पूछता है द क्रॉस स्लोप ऑफ पेवमेंट सरफेस अडॉप्टेड इन मैकेडम रोड इज। यानी जो मैकेडम कंस्ट्रक्शन था उसमें क्रॉस स्लोप कितना लिया गया था? 4 ऑप्शन है, 1 in 90, 1 in 45, 1 in 36 एंड 1 in 18। आइए मैकेडम कंस्ट्रक्शन को थोड़ा सा समझते हैं। देखिए, ये है आपके पास मैकेडम कंस्ट्रक्शन, और अगर आप देख पा रहे हो तो मैकेडम कंस्ट्रक्शन में हमने क्रॉस स्लोप कितने का लिया हुआ है भैया? 1 in 36 का लिया हुआ है। ठीक है, जब मैंने आपको लेक्चर्स भी पढ़ाए हैं ट्रांसपोर्टेशन के तो वहां पे ही बताया था आपको कि भैया मैकेडम कंस्ट्रक्शन क्या था, टेलफोर्ड में क्या था, ट्रेसागेट में क्या था। ठीक है, वहां पे मैंने आपको पूरा प्रोफाइल दिखाया हुआ है। तो यहाँ पे ये मैकेडम कंस्ट्रक्शन की प्रोफाइल है। ठीक है, क्रॉस स्लोप कितना है? 1 in 36 का। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, दैट इज 1 in 36। बोलो सर, क्या इतने ही इजी क्वेश्चन आने वाले हैं क्या? हाँ, बिल्कुल इसी लेवल के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, बट ये डेटा आपको याद रह जाए तो बहुत बड़ी बात है। ठीक है, इसी वजह से ये क्वेश्चंस लेके आए हूं आपके लिए, क्योंकि मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की सीरीज में लाई करते हैं। ओके, नाउ अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछता है बेटा, वो क्या पूछता है? सुपर एलिवेशन ऑन द हिली रोड शुड बी। यानी हिली रोड पे आपको सुपर एलिवेशन कितना देना है? नाउ अगर सुपर एलिवेशन की बात करें तो क्या होता है भैया? अगर हमने पेवमेंट के आउटर एज को उठा दिया विद रिस्पेक्ट टू इनर एज, ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं भैया? सुपर एलिवेशन कहते हैं। ठीक है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? सुपर एलिवेशन कहते हैं। तो ये हमारा आउटर एज हो गया रोड का, आउटर एज, और ये हो गया हमारा इनर एज। ठीक है, नाउ अब यहां पे क्या कहता है ये हमें कि अगर हमारा हिली रोड है तो सुपर एलिवेशन कितना होना चाहिए? जरा ध्यान से देखिएगा, हमारी बुक में से आपके लेके आया हूं डेटा। ठीक है, अगर अर्बन एरिया है, अर्बन एरिया, तो सुपर एलिवेशन कितना होना चाहिए? मैक्सिमम सुपर एलिवेशन 4% का। ठीक है, अगर आपके पास प्लेन एंड रोलिंग टेरेन है तो कितना होना चाहिए? 7% का। और अगर माउंटेनियस स्टीप टेरेन है, ठीक है, यानी हिली एरिया वगैरह है, तो वहां पे कितना होना चाहिए भैया? मैक्सिमम 10% का। तो यहाँ क्वेश्चन में क्या पूछा गया था हमसे पूछा गया था सुपर एलिवेशन ऑन द हिली रोड शुड बी नॉट मोर देन 10%, नॉट मोर देन 10%, क्योंकि मैक्सिमम लिमिट ही 10% की है, तो 10% से ज्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, नाउ अगले क्वेश्चन में क्या बोलता है बेटा हमें? अगले क्वेश्चन में बोलता है द स्लोप ऑफ द रोड पेवमेंट इन द लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन इज कॉल्ड। मतलब जो लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में हम लोग स्लोप प्रोवाइड करते हैं रोड को, ठीक है, उसे क्या कहा जाता है? क्या उसे सुपर एलिवेशन कहते हैं? बिल्कुल भी नहीं। सुपर एलिवेशन हमने अभी समझा था क्या, कि अगर आप क्रॉस सेक्शन देखते हैं, क्रॉस सेक्शन, और आउटर एज को आपने उठा दिया विद रिस्पेक्ट टू इनर एज, ये जो आपका स्लोप आया है दैट इज, अगर इसको हम लोग बोलें थीटा, तो यहाँ पे tan थीटा जो रहेगा दैट इज अवर सुपर एलिवेशन। ये हमारा सुपर एलिवेशन हो जाएगा। ठीक है, यानी रेजिंग ऑफ आउटर एज विद रिस्पेक्ट टू इनर एज इज नोन एज सुपर एलिवेशन। तो पहला वाला तो भैया ऑप्शन होगा ही नहीं सुपर एलिवेशन, तो ठीक है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। फिर अगला था शिफ्ट। अब शिफ्ट क्या होता है? जब आपने कभी भी सर्कुलर कर्व को दिया हो स्ट्रेट अलाइनमेंट में, यानी कुछ ऐसा,
ये आपका स्ट्रेट अलाइनमेंट जा रहा था और यहाँ पे आपको सर्कुलर कर्व लेके आना था रोल में, तो आप सीधा सर्कुलर कर्व को यहां से नहीं ला सकते। क्यों? यहां पे जो आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा था वो कितने का लग रहा था भैया? mv²/r का। और यहां रेडियस कितना था भैया? रेडियस था इनफाइनाइट, ठीक है। और यहां रेडियस कितना हो गया? लेट अस सपोज कि रेडियस हो गया यहां पे r के बराबर, ठीक है। तो mv²/r सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है, इसका मतलब अगर r इनफाइनाइट है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितना हो जाएगा? 0। अब यहां से 0 आता क्या? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स 0 0 0 0 0 आया, और इस पॉइंट पे जैसे ही पहुंचा यहां पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितना एकदम से बढ़ गया? mv²/r पे पहुंच गया एकदम से। अब इसकी वजह से क्या हो जाएगा? व्हीकल ओवरटर्न कर जाएगा, व्हीकल पलट जाएगा। नाउ जब इन चीजों को बचाना होता है आपको, जब एकदम से आपको सडनली सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को रोल में नहीं लेके आना होता है, तो आप क्या प्रोवाइड करते हैं? आप एक ट्रांजिशन कर्व देते हैं। कहां पे? इन दोनों के बीच में आप एक ट्रांजिशन कर्व दे देंगे, कुछ ऐसा। ये आपका सर्कुलर कर्व था, और यहां पे आप एक वेरिएबल रेडियस का कर्व दे देंगे, कुछ ऐसा, लाइक दिस, कुछ ऐसा एक वेरिएबल रेडियस का कर्व, जिसका रेडियस इस पॉइंट पे इनफाइनाइट होगा और इस पॉइंट पे रिड्यूस होते 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 r तक पहुंचेगा। मतलब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स 0 से शुरू होगा, बढ़ते 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 धीरे धीरे बढ़ता जाएगा और फाइनली पहुंचेगा mv²/r पे, ठीक है। नाउ mv²/r पे पहुंच गया। अब इसके बाद हमारा जो कर्व है उसका रेडियस तो कितना था? r था, किसका? सर्कुलर कर्व का। तो अब यहां से ये वाला सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आगे की तरफ कैरिड आउट होगा। अब हुआ क्या? ये जो ट्रांजिशन कर्व प्रोवाइड किया ना हमने बीच में, इसकी वजह से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ग्रेजुअली इंट्रोड्यूस हुआ। अब अगर ग्रेजुअली इंट्रोड्यूस हो रहा है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, इसका मतलब गाड़ी एकदम से पलट नहीं जाएगी। नाउ ये जो डिस्टेंस है ना हमारा, ये डिस्टेंस, इसी को हम कहते हैं शिफ्ट ऑफ कर्व, ठीक है। तो शिफ्ट ऑफ कर्व भी हमारा ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा। अगला कैम्बर बोलता है, कैम्बर, फोर्थ ऑप्शन में कैम्बर बोलता है। कैम्बर हमें पता है क्या होता है भैया? क्रॉस स्लोप टू द पेवमेंट, ठीक है। जो क्रॉस स्लोप दिख रहा है ना आपको पेवमेंट का, मतलब जो आपको क्रॉस सेक्शनल डायरेक्शन में जो क्रॉस स्लोप देते हैं हम लोग ड्रेनेज पर्पस के लिए, ठीक है, उससे हम लोग कहते हैं कैम्बर। तो ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन की बात कर रहा है और हम लोग क्रॉस सेक्शन में देख रहे हैं अभी। तो होगा क्या? ग्रेडियंट, ठीक है। क्योंकि मान लो अगर ये आपका पूरा लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ रोड था और ये इस रोड की प्रोफाइल है, तो भैया ये जो आपका आया ना, ये अल्फा, इसी को हम कह देते हैं क्या? इसी को हम ग्रेडियंट कह देते हैं, ग्रेडियंट। दैट इज ऑप्शन सी। तो मैंने आपको चारों ऑप्शन बता दिए यहाँ पे, ठीक है। अब हर क्वेश्चन में चारों ऑप्शन देख पाना तो नामुमकिन रहेगा, बट जहां जहां पॉसिबल होगा वहां पे आपको सारे ऑप्शन बताते हुए चलूंगा, ठीक है। देखिए कुछ ऐसा दिखाई देता है ग्रेडियंट, मैंने आपको वैसे ही समझा तो दिया ही है, बट ग्रेडियंट कुछ ऐसा कि भैया ये लॉन्गिट्यूडनल प्रोफाइल थी आपकी रोड की, ठीक है। ये चेंज इन हाइट है एक पर्टिकुलर डिस्टेंस में, यहाँ पे व्हीकल इस पूरे जो आपका रेज्ड हाइट है इसको ओवरकम करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। ये जो आपका इंक्लिनेशन प्रोवाइडेड है इसी को हम कहते हैं ग्रेडियंट, दैट इज अल्फा, ठीक है। तो tan अल्फा जो बनेगा यहाँ पे उसी को ग्रेडियंट हम कह देंगे, यहाँ पे क्या कहेंगे? ग्रेडियंट, ठीक है। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर था, दैट इज ऑप्शन सी, ग्रेडियंट इज करेक्ट। ओके, नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलता है इफ द रेडियल एक्सेलरेशन ऑफ transition curve is 30 centimeter per second cube, radius is 200 meter and the velocity is 14 meter per second, the length of transition curve is, length of transition curve हमसे पूछता है। आइए बता देते हैं। अब length of transition curve का अगर फॉर्मूला याद हो आपको तो ये होता है v cube upon cr, है ना। अब v तो हमें वेलोसिटी दी हुई है मीटर पर सेकंड में, ठीक है। r भी हमको रेडियस दिया हुआ है मीटर में, जो हमें c दिया हुआ है ना रेडियल एक्सीलरेशन, इसकी यूनिट हमें कुछ जम नहीं रही है क्योंकि इसकी यूनिट सेंटीमीटर पर सेकंड क्यूब में दी हुई है। और मैं चाहता हूं भैया ये हमें किसे मिल जाए? मीटर पर सेकंड क्यूब में मिल जाए, तो कन्वर्ट कर लेते हैं। आइए, तो भैया सी की जो यूनिट है आपके पास वो किस में दी हुई है? 30 सेंटीमीटर पर सेकंड क्यूब। इसको कन्वर्ट कर लोगे तो यू विल गेट 0.3 मीटर पर सेकंड क्यूब, ठीक है। ये सी की वैल्यू आ गई आपके पास, पुट कर दिए यहाँ पे उठा के। वी कितना है आपके पास? 14 का क्यूब मीटर क्यूब पर सेकंड क्यूब, ठीक है। सी कितना है आपके पास? 0.3 मीटर पर सेकंड क्यूब। सेकंड क्यूब से सेकंड क्यूब गया, मीटर से मीटर चला गया, ठीक है। मीटर स्क्वायर बचता है यहाँ पे। और क्या आपके पास? रेडियस है 200 मीटर का, रेडियस है 200 मीटर का, ये मीटर से मीटर भी गया। आपके पास लेंथ ऑफ ट्रांजिशन का मीटर में आ जाएगा, चेक करिए कितना आता है। लगभग 46 मीटर के आसपास आ रहा होगा, चेक कर लीजिएगा। कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है, प्रोबेबिलिटी है वहां पे कैलकुलेशन मिस्टेक होने की, क्योंकि मैं कैलकुलेटर पे सॉल्व नहीं कर रहा हूं, ठीक है। आइए इसको चेक कर लेते हैं। लेंथ ऑफ ट्रांजिशन का ऑप्शन है क्या? 46 मीटर, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है।
तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सा फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, क्योंकि जब आप एग्जाम के लिए जा रहे हैं तो मेरे ख्याल से अभी तक तो फॉर्मूले आपको बाय हार्ट हो जाने चाहिए थे, जितने भी ट्रांसपोर्टेशन के फॉर्मूले थे, ठीक है। और ये तो इंपॉर्टेंट पोर्शन है यार, ये तो इंपॉर्टेंट पोर्शन है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नाउ अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, इफ एन असेंडिंग ग्रेडियंट ऑफ 1 in 50 मीट्स अ डिसेंडिंग ग्रेडियंट ऑफ 1 in 50, द लेंथ ऑफ समिट कर्व फॉर अ स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस ऑफ 80 मीटर विल बी। बोलता है लेंथ ऑफ समिट कर्व बताइए जब एक असेंडिंग ग्रेडियंट मीट कर रहा है एक डिसेंडिंग ग्रेडियंट को। सबसे पहले चेंज इन ग्रेडियंट निकालना पड़ेगा, आइए निकालते हैं। चेंज इन ग्रेडियंट इज इक्वल टू व्हाट, n1 माइनस n2। नाउ n1 कितना भैया हमारे पास 1 in 50, 1 in 50 माइनस, अब डिसेंडिंग ग्रेडियंट है तो ऑलरेडी वो माइनस का हो जाएगा 1/50। सॉल्व कर लीजिए, यू विल गेट दी चेंज इन ग्रेडियंट कितना आता है बेटा, ये दिस विल बी 0.04। नाउ आपके पास चेंज इन ग्रेडियंट आ चुका है, आपको स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस देके रखा है ना, एस की वैल्यू देके रखा हुआ है 80 मीटर की, 80 मीटर की। नाउ अब यहां पे दो केसेस होते हैं कि लेंथ ऑफ समिट कर्व इज ग्रेटर देन साइड डिस्टेंस या लेंथ ऑफ कर्व इज लेस देन साइड डिस्टेंस। अब हमें क्या करना पड़ेगा, हिट एंड ट्रायल लगा पहले चेक करना पड़ेगा। सबसे पहला केस लेते हैं कि when length of curve is greater than side distance। अब जब ये वाला फॉर्मूला हम इसका यूज करेंगे तो हमें चेक करना पड़ेगा पूरा सॉल्व करके कि भैया क्या ये कंडीशन होल्ड कर रही है कि नहीं। अगर ये होल्ड नहीं कर रही होगी इसका मतलब हमें सेकंड केस पे मूव करना पड़ेगा। क्लियर, आइए देखते हैं। फॉर्मूला इज ns स्क्वायर अपॉन 4.4। नाउ n की वैल्यू हमको देके रखी हुई है 0.04, s हमको 80 का दिया हुआ है अपॉन 4.4। सॉल्व करिए इसको, 58.18 मीटर। हमने क्या अजम्पशन माना था, हमने क्या अजम्पशन माना था कि लेंथ ऑफ कर्व जो होगा LC, अगर हम LC बोलते हैं इसको, लेंथ ऑफ समिट कर्व LS से भी डिनोट करते हैं, LC से भी डिनोट कर सकते हो आप, ठीक है। हमने बोला था भैया कि लेंथ ऑफ कर्व ग्रेटर देन साइड डिस्टेंस आना चाहिए। लेंथ ऑफ कर्व हमारा 58.18 मीटर आ रहा है और साइड डिस्टेंस हमको देके रखा हुआ है कितना, 80 मीटर का। क्या ये वैल्यू 80 मीटर ज्यादा आ रही है क्या, नहीं, तो आवर केस फेल्स, हमारा केस फेल हो गया, ठीक है। आवर केस फेल्स, आवर केस फेल्स। अब जब हमारा केस फेल हो गया इसका मतलब ये वाली कंडीशन तो सही नहीं थी। अब सेकंड कंडीशन पे हमको मूव करना पड़ेगा, आइए देखते हैं। When length of curve is less than side distance, तो क्या फॉर्मूला बनता है, नाउ ये फॉर्मूला बनता है हमारा लेंथ ऑफ कर्व इक्वल्स टू 2s माइनस 4.4 अपॉन n। नाउ s की वैल्यू हमें पता है कितनी है भैया, 2 into 80, ठीक है, 4.4 और n की वैल्यू कितनी है 0.04 है। सॉल्व करिए और मुझे बताइए कितना आता है। यहां सॉल्व करने के बाद लेंथ ऑफ कर्व आपको निकलता है 50 मीटर का। हमने क्या अजम्पशन माना था, लेंथ ऑफ कर्व साइड डिस्टेंस से कम होना चाहिए। क्या 50 मीटर 80 मीटर से कम है क्या, डेफिनेटली डेफिनेटली डेफिनेटली, ठीक है। कंडीशन होल्ड कर गई, इसका मतलब लेंथ ऑफ कर्व कितनी आई है, समिट कर्व की लेंथ कितनी आई है बेटा, 50 मीटर आई है लेंथ ऑफ समिट कर्व, ठीक है। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा इन चारों में से, 0, 64, 80, 60। नाउ यहां पे एक भी ऑप्शन करेक्ट नहीं दिया, एक भी ऑप्शन करेक्ट नहीं दिया, ऐसा आपके पेपर में भी आएगा, तय है आएगा, क्योंकि लास्ट टाइम भी आया हुआ है, ठीक है। तो अब सबसे क्लोजेस्ट चेक करना पड़ेगा, तो 50 के सबसे क्लोजेस्ट कौन है भैया, 60 सबसे क्लोजेस्ट है, सो 60 मीटर इज करेक्ट, ठीक है। जब आपको एग्जैक्ट आंसर ना मिले तो क्लोजेस्ट ऑप्शन चेक कर लीजिएगा, उसको टिक करके आ जाइएगा, ठीक है। अब ऐसा नहीं सकता कि एक भी सही ना हो, एक भी सही ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, 4 ऑप्शन में से एक तो ठीक होना ही होगा, ठीक है। अब वो कौन सा होगा, सबसे क्लोजेस्ट को टिक करके आ जाइए। अगर वो क्वेश्चन गलत भी होता है तो भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में बोलता है बाय विच कलर इज द सेफ्टी सिंबल रिलेटेड टू द प्रोहिबिशन ऑफ वर्क दैट इज डू नॉट डिग हियर डिपिक्टेड, ठीक है। ऐसा कौन सा कलर है जिससे कि हम लोग सेफ्टी सिंबल को यूज करते हैं, जैसे प्रोहिबिशन ऑफ वर्क वगैरह हो गया कि आप यहाँ पे गड्ढा नहीं खोद सकते, ठीक है, आप गाड़ी यहाँ पे नहीं पार्क कर सकते। इसके सिंबल को कौन से कलर से बनाया जाता है, ठीक है। तो जरा ध्यान से देखिएगा, ये देखिए आप, नो एंट्री, अगेन एक प्रोहिबिशन साइन है कि आप यहाँ पे एंटर नहीं हो सकते। कौन से कलर का भैया, रेड कलर का है, रेड कलर का है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट, दैट इज रेड, ओके। तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा क्योंकि सिंबल से क्वेश्चन काफी पूछता है, ठीक है। एक ऑक्टागोनल से क्वेश्चन आता है, पूछा था स्टॉप का साइन कैसा होता है, ठीक है। फिर डू नॉट पार्क हियर, नो पार्किंग जिसको कहते हैं हम लोग, ठीक है, नो पार्किंग का एक सिंबल पूछा जाता है, ठीक है। गिव वे का साइन पूछा जाता है कि भैया कैसा होता है, शेप ट्रायंगुलर होता है, ऑक्टागोनल होता है, हेक्सागोनल होता है, सर्कुलर होता है, स्टॉप का साइन कैसा होता है, ठीक है। तो ये सब पूछे जाते हैं बेसिक साइंस, थोड़ा सा याद रखिएगा इनके बारे में। एक क्वेश्चन मैं ले आया हूं, बाकी आप एक बार सिंबल्स को देख के आइएगा, सिर्फ कुछ नहीं करना है, आपको डालना है गूगल पे क्या
वेरियस सिंबल्स यूज्ड इन ट्रैफिक इंजीनियरिंग आपको मिल जाएंगे सारे के सारे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछता है वो क्या पूछता है, कैलकुलेट द थ्योरेटिकल कैपेसिटी ऑफ अ ट्रैफिक लेन विद वन वे ट्रैफिक फ्लो फॉर द गिवन डेटा। आपको थ्योरेटिकल कैपेसिटी फाइंड करनी है, सी ट्रैफिक फ्लो एट अ स्ट्रीम स्पीड इक्वल्स टू 40 किलोमीटर पर आवर का दिया हुआ है, और दूसरा देता है आपको एवरेज सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग ऑफ व्हीकल इज 12.8 मीटर, यानी स्पेस हेडवे दे दिया है आपको, ठीक है। नाउ ये क्वेश्चन थोड़ा सा न्यूमेरिकल अप्रोच की तरफ है, बट ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखिए मेरा काम सिर्फ और सिर्फ सिंपल क्वेश्चंस करवाना नहीं है आपको, कि आपको सिंपल क्वेश्चन करवा दूं और आपका काम हो जाए, मेरी तरफ से आपको एक मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की सीरीज मिल जाए, ठीक है। ऐसा मेरा काम नहीं है। मैं जनरली चाहता हूं कि भैया अगर आपको क्वेश्चन दे रहे हैं तो एक अच्छी क्वालिटी क्वेश्चन दिए जाएं, ताकि आपका फायदा हो उन पूरी सीरीज को एक बार देखने के बाद, ठीक है। जनरली इसीलिए पूरा सीरीज लेके आया हूं कि भैया आप जब इन क्वेश्चन को देखें तो आपको भी समझ में आए कि क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नाउ कैपेसिटी का अगर हम फॉर्मूला देखें तो कितना होता है भैया, 1000 V/S, ठीक है। V कितना दिया हुआ, 40 किलोमीटर पर आवर दिया है, पुट करिए, आइए 1000 V कितना दिया है, 40 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है, स्पेस साइड में कितना दिया है, 12.8 मीटर का देता है, ठीक है। सॉल्व करिए, आपको मिल जाएगी कैपेसिटी मिल जाएगी, कितनी आती है, यू विल गेट 3125 व्हीकल पर आवर, ठीक है। कितना मिला आपको, C की वैल्यू 3125 व्हीकल पर आवर की मिली। नाउ 3125 व्हीकल पर आवर पर लेन कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। थोड़ा सा फॉर्मूला याद रखिएगा, ठीक है, थ्योरेटिकल कैपेसिटी का, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ स्पेस हेडवे, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ टाइम हेडवे। इंपॉर्टेंट फॉर्मूले बनते हैं, क्योंकि यहां से आपको जब कैपेसिटी निकालने को पूछेगा तो आपसे डेंसिटी वगैरह भी पूछ सकता है, ठीक है, जैम डेंसिटी पूछ सकता है, थ्योरेटिकल कैपेसिटी पूछ सकता है, ग्रीन बक्स के हिसाब से, ठीक है, ग्रीन शील्ड के हिसाब से भी आपसे पूछ सकता है। तो थोड़ा सा याद रखिएगा इन फॉर्मूलों को, इंपॉर्टेंट बनते हैं, ठीक है। ऑप्टिमम साइकिल लेंथ पूछ सकता है, तो बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वो यहाँ से पूछ सकता है थ्योरेटिकली। देखिए फॉर्मूला बहुत बड़ा नहीं था, 1000 V/S फॉर्मूला था, ठीक है, नॉर्मल फॉर्मूला था, और सिर्फ पुट करना था वैल्यू को। बट हम इतना बड़ा क्वेश्चन देखा ना हमने, तो हम डर गए कि भैया हमसे बनेगा कि नहीं बनेगा। यार क्वेश्चन बहुत बड़े आते हैं ना, तो सॉल्यूशन बहुत छोटा सा होता है, ठीक है। तो ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है, हाँ बनेगा, 100% बनेगा तुमसे, ठीक है, मेरी गारंटी कि तुम सबके सब क्रैक करके आने वाले हो। बट थोड़ा सा पेशेंस रखें और थोड़ा सुकून से क्वेश्चन सॉल्व करें, ठीक है। नाउ बोलता है Which of the following test is used for bitumen? बिटुमिन के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है। नाउ इसके तो हम लोग को देख के ही समझ में आ जाएगा कि भैया पेनिट्रेशन टेस्ट जो होता है वो बिटुमिन के लिए करते हैं हम लोग, ठीक है, क्योंकि स्लम्प कोन टेस्ट जो होता है तो कंक्रीट के लिए किया जाता है, स्लम्प वैल्यू चेक करने के लिए। तो भैया ये तो कंक्रीट के लिए होता है ना, कंक्रीट के लिए यूज करते हैं स्लम्प वैल्यू चेक करने के लिए कि भैया कंक्रीट आपका हाई वर्केबल है, लो वर्केबल है, मीडियम वर्केबल है, ठीक है। फिर आपका एब्रेशन टेस्ट एग्रीगेट के लिए किया जाता है, एग्रीगेट के लिए। अगेन फाइननेस टेस्ट भी आपके सीमेंट के लिए किया जाता है, ठीक है, सीमेंट के लिए फाइननेस टेस्ट करते हैं हम लोग 90 माइक्रोन शीट से पास करके। तो बचा क्या, सिर्फ पेनिट्रेशन टेस्ट बच गया। कुछ और भी टेस्ट होते हैं जो इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द बिटुमिन पोर्शन, तो आपके लेके आए हो, थोड़ा ध्यान से देखिएगा बिटुमिन के लिए कौन कौन से टेस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। ये सारे टेस्ट है जो बिटुमिन के नियरली होते हैं। पेनिट्रेशन टेस्ट जो मैंने आपको बताया अभी, फिर डक्टिलिटी टेस्ट भी होता है, किसके लिए, बिटुमिन के लिए। सॉफ्टनिंग पॉइंट टेस्ट होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट होता है, विस्कोसिटी टेस्ट होगा, फ्लैश एंड फायर पॉइंट टेस्ट होता है, फ्लोट टेस्ट होता है, वाटर कंटेंट टेस्ट होता है, एंड लॉस ऑन हीटिंग भी होता है। IS कोड सबके सामने लिखे हुए हैं, ठीक है, कौन कौन से कोड के अकॉर्डिंग ये टेस्ट होते हैं। बट आपको IS कोड याद रखने की जरूरत नहीं है, ये नहीं भी याद रखोगे तो भी चल जाएगा, बट ये बहुत जरूरी है याद रखना, ये IMP है, इंपॉर्टेंट, ठीक है। यहां से क्वेश्चन आपसे उठेगा, चाहे वो बिल्डिंग मटेरियल में पूछ रहे हो, क्योंकि बिटुमिन बिल्डिंग मटेरियल में भी यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। तो वहां से भी आ सकता है ये क्वेश्चन, या ट्रांसपोर्टेशन से भी पूछ सकता है, ट्रांसपोर्टेशन में हाईवे मटेरियल से क्वेश्चन पूछ लेगा, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नाउ अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है क्या पूछता है, द मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट फॉर मार्शल टेस्ट शैल बी। नाउ मार्शल टेस्ट के लिए मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट कितना होता है, 25 mm का होता है। इस पे ज्यादा अपन और डिस्कशन करेंगे नहीं, क्योंकि डिस्कशन करने का कोई पॉइंट ही नहीं बनता। सिंपल क्वेश्चन था, सिंपल वन वर्ड का आंसर है, तो आगे कोई इस पे डिस्कशन का तो की नहीं है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है आपसे, ठीक है, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। द सीमेंट कॉन्क्रीट रोड्स आर नॉट प्रिफर्ड ड्यू टू, ठीक है, सीमेंट कॉन्क्रीट रोड को प्रिफर नहीं करते हम लोग, क्यों प्रिफर नहीं करते हैं। इट रिक्वायर्स लॉन्ग टाइम फॉर क्यूरिंग। देखो ये तो है ही, देखो ये तो है कि भैया उसको क्यूरिंग के लिए थोड़ा लंबा समय लगता है, ठीक है, थोड़ा लॉन्ग टाइम लगेगा उसको क्योर होने में, यानी उसको सूखने में थोड़ा ज़्यादा समय लगेगा। उसमें हम पानी डालेंगे या उसको गनी बैग से कवर करेंगे, थोड़ा सा ड्राई होने में टाइम लगता है, एज कम्पेयर टू बिटुमिनस रोड के मुकाबले, यानी फ्लेक्सिबल पेवमेंट के मुकाबले रिजिड पेवमेंट को सूखने में थोड़ा टाइम लगता है, ड्राई होने में थोड़ा टाइम लगता है, स्ट्रेंथ गेन करने में भी थोड़ा टाइम लगता है। तो एक तो ऑप्शन ये है ही,
ठीक है। दूसरा हाई इनिशियल कॉस्ट, ये एक वैलिड रीजन लगता है, ठीक है, कि हमें क्यों नहीं बनाना रिजिड पेवमेंट, क्योंकि इसका कॉस्ट बहुत ज्यादा होता है। तो एक ऑप्शन ये हो सकता है मे बी। अभी 2 ऑप्शन और चेक करने पड़ेंगे सबसे वैलिड रीजन कौन सा, क्योंकि यहाँ चारों ऑप्शन ही मुझे करेक्ट लग रहे हैं, ठीक है। अगला, आयरन टायर मेड मोर नॉइस, ये बात भी सही है, क्योंकि रिजिड पेवमेंट है ना, रिजिड पेवमेंट पे जब भी आप आयरन टायर को मूव करोगे, ठीक है, बुलक कार्ट वगैरह के, तो ज्यादा आवाज आते हैं, ठीक है, ये भी एक पॉइंट सही बनता है, ठीक है। एंड मोर रिफ्लेक्शन ऑफ सनलाइट टू आईज, ये भी है, क्योंकि आपने देखा होगा जनरली जो आपका रिजिड पेवमेंट होता है ये ग्रेइश कलर का होता है। और अगर हम लोग अच्छी भाषा में बात करें, मैं बिल्कुल कलर को, अगर थोड़ा सा जो वो वाले बच्चे होते हैं ना जो कलर को ज्यादा सेंसिटिवली नहीं लेते हैं, तो मैं कह सकता हूँ कि भैया आपका फ्लेक्सिबल पेवमेंट, जो बिटुमिनस पेवमेंट होता है वो ब्लैक कलर का होता है, जैसे मेरी टी शर्ट है अभी, ठीक है। और जो आपका रिजिड पेवमेंट है ना, जो आपका कॉन्क्रीट पेवमेंट है या आपका सीसी पेवमेंट है या आरसीसी का पेवमेंट है, ठीक है, वो आपका जनरली ग्रेइश या व्हाइटिश कलर के साइड में ज्यादा होता है, ठीक है। अब अगर आप दिन के समय में देखते हैं, जब आप ड्राइव करोगे व्हीकल को ना, तो जनरली क्या होता है, ब्लैक कलर ना गुड एब्जॉर्बेंट ऑफ लाइट होता है। आपने सोलर कुकर में पढ़ा होगा ये, ठीक है, सोलर कुकर बनाते थे ना बचपन में हम लोग, तो वहां देखा होगा आपने कि गुड एब्जॉर्बेंट ऑफ लाइट होता है, इसीलिए जब वो ट्रैप कर लेता है हीट को, तो वो फूड को प्रिपेयर करने में यूज कर लेता है, ठीक है। तो अगर ब्लैक पेवमेंट है हमारा, यानी हमारा बिटुमिनस पेवमेंट है, तो लाइट रे को क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, ग्लेयर इफेक्ट नहीं आने देगा, रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। ये होता है बिटुमिनस पेवमेंट की कहानी। बट अगर हम बात करते हैं रिजिड पेवमेंट में, तो ये क्या करता है, पूरी की पूरी लाइट को क्या कर देता है, रिफ्लेक्ट बैक कर देता है। रिफ्लेक्ट बैक करेगा तो होता क्या है, ग्लेयर इफेक्ट आता है। आपने कभी अगर सीसी रोड पर गाड़ी चलाई हो और धूप अगर आ रही हो, तो आपकी आंखों में ना रोशनी रिफ्लेक्ट होती है और आपको आगे के व्हीकल दिखना बंद हो जाते हैं कभी कभी। इसी को हम कहते हैं ग्लेयर इफेक्ट, ठीक है, इसी को कहते हैं ग्लेयर इफेक्ट। तो ये भी एक फिनोमिना तो है। बट अगर आपको मैं पूछूं इन 4 में से ऐसा कौन सा एक फिनोमेना है जो कि सबसे हाईली रिस्पॉन्सिबल है कि हमें सीमेंट कंक्रीट की पेवमेंट को नहीं बनाना चाहिए, तो वो है हाई इनिशियल कॉस्ट, क्योंकि ये हमारे जेब पे अटैक कर रहा है, सीधे पैसा लग रहा है ना, पैसा ज्यादा लग रहा है, ठीक है। अभी बात आती है इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। बाकी सब तो ठीक है यार, ये तो इसको कह सकते हैं हम लोग, ये हमारे लिए ना आइसिंग ऑन द केक वाली कहानी हो गई, ठीक है। पहले केक तो देख लें, फिर उसके ऊपर आइसिंग देख लेंगे हम लोग। तो भाई ये सब तो ठीक है, होता है, होगा भी, कोई दिक्कत नहीं है। अगर यही सस्ता पड़ रहा होता ना, तो हम बोलते नहीं अच्छा है रोड भैया, इसको यूज करो। बट ये रोड महंगा पड़ता है, ठीक है, इनिशियल कॉस्ट इसकी हाई आती है, इस वजह से हम लोग इसको यूज नहीं करते। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर, ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर, ठीक है। क्यों प्रीफर नहीं करते, बिकॉज ऑफ हाई इनिशियल कॉस्ट, ठीक है। चारों ऑप्शन करेक्ट थे, बट आपको एक चुनना था, तो वो हाई इनिशियल कॉस्ट हुआ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको कहता है बनाने के लिए भैया, वो बोलता है बैंकलमैन बीम डिफ्लेक्शन मेथड इज यूज्ड फॉर द डिजाइन ऑफ। नाउ बैंकलमैन बीम डिफ्लेक्शन मेथड को हम लोग यूज किसके लिए करते हैं, ओवरले की डिजाइनिंग के लिए, वो भी कौन सा, फ्लेक्सिबल ओवरले को, ठीक है। और किस पे बनाना है, फ्लेक्सिबल पेवमेंट पे। तो फ्लेक्सिबल ओवरले ऑन फ्लेक्सिबल पेवमेंट के लिए हम लोग बैंकलमैन बीम मेथड का इस्तेमाल करते हैं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, आ सकता है क्वेश्चन। देखो कुछ क्वेश्चन ना बहुत फेमस है जो आ सकते हैं, जैसे कि आईआरसी की स्थापना कब हुई थी, ठीक है, तो आईआरसी की स्थापना पूछ सकता है। मतलब जैकर कमेटी थी ना आपके पास, जैकर कमेटी, ठीक है, जैकर कमेटी के सारे रिकमेंडेशंस को पूछ सकता है ये आपसे, ठीक है। जैकर कमेटी के सारे रिकमेंडेशन हो गए, ठीक है, सिंबल्स हो गए, ऑप्टिमम साइकिल लेंथ हो गई, ये बेसिक क्वेश्चन है, यहां से पूछ सकता है आपसे, ठीक है। बम इंटीग्रेटर किसने डेवलप किया था, ठीक है, ये सब पूछ सकता है आपसे। तो बेसिक क्वेश्चन है, इनको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ के जाइएगा, है टाइम तुम्हारे पास, ठीक है, टाइम अभी भी है, ठीक है। कुछ बच्चे कमेंट कर रहे हैं 15 दिन पहले ले आना चाहिए ये चीज, 20 दिन पहले ले आना चाहिए। 15 दिन पहले ले आते तो भी यूज तो आप 1-2 दिन पहले ही करते हैं। आप इंजीनियर हैं, आप 1 दिन पहले ही पढ़ते हैं, है ना, आप हैं ही इंजीनियर। इसी वजह से जो क्वेश्चंस लेके आ रहे हैं ना आपके लिए, वो थोड़ा सा टाइम लेके आराम से हम लोग ने डिजाइन किए, ताकि आप सब उसको लास्ट मोमेंट पे एक बार देख पाएं। और यहाँ से क्वेश्चन देख के ना, इनको रटना थोड़ी ना है, ये तो आपने ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, आपको सिर्फ ये एक प्रैक्टिस मॉड्यूल के सेट के हिसाब से दिया गया है, ठीक है। तो ज्यादा इस पर लोड लेने की जरूरत नहीं है। हाँ देखो, एक बार देख के बना लो, ठीक है, रटना नहीं है। कोई बच्चा बैठ गया कि भाई मैं सारे के सारे क्वेश्चन रट डालूंगा, भाई रटते रह गया तो फिर तो हो गया तुम्हारा काम, ठीक है। एंड मौके पर रटा नहीं जाता कोई भी चीज, आपकी प्रैक्टिस है, ये सब प्रैक्टिस है आपके लिए, ओके। आइए चलिए अगला क्वेश्चन बोलता है बेटा आपसे, मैक्सिमम नंबर ऑफ व्हीकल दैट कैन पास अ गिवन पॉइंट ऑन अ लेन ड्यूरिंग 1 आवर विदाउट क्रिएटिंग अनरीजनेबल डिले इज नोन एज। देखो मैक्सिमम नंबर ऑफ व्हीकल जो कि पास कर जाए एक गिवन पॉइंट पे, एक पर्टिकुलर लेन पे, ठीक है, विदाउट क्रिएटिंग अननेसेसरी डिले, ठीक है, वहां पे कोई डिले ना करें और आराम से निकल जाए मैक्सिमम नंबर ऑफ व्हीकल एक पर्टिकुलर पॉइंट से एक पर्टिकुलर लेन पे, तो उसे क्या बोलेंगे हम, उसे हम कहते हैं प्रैक्टिकल कैपेसिटी, ठीक है। प्रैक्टिकल कैपेसिटी पॉसिबल है निकाल पाना, इसीलिए यहाँ पे उसका आंसर प्रैक्टिकल कैपेसिटी था, ठीक है, क्योंकि हम इसको फाइंड कर सकते हैं। और इसने भी यहाँ पे ये कहा है कि भैया एक
पर्टिकुलर पॉइंट से एक पर्टिकुलर लेन पे मैक्सिमम नंबर ऑफ व्हीकल पास हो रहे हैं। इसने ये नहीं कहा इन आइडियल सिचुएशन, अगर आइडियल सिचुएशन कहता तो फिर आंसर चेंज हो जाता, ठीक है, पर इसने आइडियल सिचुएशन नहीं कहा तो हम प्रैक्टिकल सिचुएशन को कंसीडर करते हुए चल रहे हैं। ओके, नाउ अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछता है वो क्या पूछता है बेटा, द कॉन्टैक्ट प्रेशर PC, टायर प्रेशर P एंड रिजिडिटी फैक्टर R आर रिलेटेड बाय। अभी हमें पता है, जब हमने पढ़ा था ट्रांसपोर्टेशन तभी हमने पढ़ा हुआ है ये क्या होता है भैया, रिजिडिटी फैक्टर PC अपॉन P, दैट इज कॉन्टैक्ट प्रेशर अपॉन टायर प्रेशर का रेशियो जो होता है उसी को रिजिडिटी फैक्टर कहते हैं। हमने देखा हुआ है ये, ठीक है, ये हमने देखा हुआ है जब हमने स्टार्ट किया था ट्रैफिक इंजीनियरिंग, तभी हमने देखा था भैया ये चीज, ठीक है। तो मैंने आपको बताया हुआ है टायर के अंदर जब प्रेशर ज्यादा हो जाता है कॉन्टैक्ट प्रेशर कम रहता है, जब कॉन्टैक्ट प्रेशर ज्यादा हो जाता है टायर प्रेशर कम हो जाता है तो रिजिडिटी फैक्टर की वैल्यू 1 होती है, 1 से कम होती है, ठीक है, ये सब मैंने बताया हुआ है आपको। तो ये सिंपल क्वेश्चन था, वन लाइनर आंसर था इसका। ओके, नाउ अगले क्वेश्चन में क्या बोलता है, एज पर इंडियन रोड कांग्रेस द कैम्बर वैल्यू रिकमेंडेड फॉर वाटर बाउंड मैकेडम रोड इन लोकेलिटी ऑफ हैवी रेनफॉल एरिया इज। अब हैवी रेनफॉल एरिया के लिए वो क्या मांग रहा है आपसे, कैम्बर वैल्यू को पूछ रहा है। आइए देख लेते हैं अलग अलग कंडीशंस में कैम्बर वैल्यू क्या क्या होती है वो देख लेते हैं। आइए चलिए, अब यहां मैं आपके कुछ लेके आया हूं, हैवी रेनफॉल एरिया और लो रेनफॉल एरिया में डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ पेमेंट के लिए कैम्बर वैल्यू कितनी कितनी होती है एज पर इंडियन रोड कांग्रेस। तो याद रखने का तरीका है थोड़ा सा, कैसे याद रख सकते हैं आप, यहाँ पे 1.7 से स्टार्ट करिए 1.72, अब जो वैल्यू यहाँ है उसको यहाँ लिख दीजिए 2 और फिर 0.5 बढ़ा दीजिए 2.5, फिर सेम चीज यहाँ लिख दीजिए 2.5, फिर 0.5 से बढ़ा दीजिए 3 और 3 को यहाँ लिख दीजिए और फिर 1 से बढ़ा दीजिए 4। नाउ हमसे क्या पूछा गया था, हमसे पूछा गया था कि अगर हैवी रेनफॉल एरिया है, अगर हैवी रेनफॉल एरिया है, ठीक है, और रोड कैसा है भैया हमारा वाटर बाउंड मैकेडम है, तो कैम्बर कितना होगा, तो हैवी रेनफॉल एरिया ये वाला कॉलम हो गया हमारा और वाटर बाउंड मैकेडम ये हो गया, यानी हमारा 3% का कैम्बर है, 3% का कैम्बर है हमारा। अब ऑप्शन तो कोई मैच ही नहीं कर रहा, 3% मतलब 3/100 हो गया, 3/100 मतलब 1/33.33 समथिंग हो जाएगा, ठीक है, इसका मतलब ये हो गया। तो आपका ऑप्शन कौन सा मैच कर जाएगा, ऑप्शन सी 1/33, ठीक है। थोड़ा सा याद रखिएगा ये वैल्यूज ना, देखो ट्रांसपोर्टेशन टफ नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन में थोड़ा सा IRC के रिकमेंडेशंस ज्यादा हैं और कुछ फॉर्मूलेस इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, उनको थोड़ा सा अगर आपने रिकॉल रख लिया ना तो आपका ट्रांसपोर्टेशन तो पूरा का पूरा बन जाएगा आपसे, ठीक है। और बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, कोई देखो अभी तक हैवी कैलकुलेशन वाला कोई भी क्वेश्चन आया क्या जिसमें मैंने बहुत सारे कैलकुलेशन किए हों, नहीं, कोई भी क्वेश्चन नहीं, सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं, बस हमें याद रखना है। अब अगर हमको ये याद नहीं कि लो रेनफॉल एरिया और हैवी रेनफॉल एरिया में कैम्बर की वैल्यू कितनी कितनी होती है तो फिर हम काम नहीं कर पाएंगे। एक बार ये भी क्वेश्चन पूछा गया कि भैया शोल्डर का कैम्बर वैल्यू कितना होता है, ठीक है, अब वो आपको निकालना पड़ेगा, मिनिमम कितना अलाउड होता है, ये सब मैंने आपको क्लास में पढ़ाया हुआ है, बट थोड़ा सा आपको भी इसको रिकॉल रखना पड़ेगा जब आप एग्जाम में जाएं तो, ठीक है। देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछता है ये भी अगेन सीधा डेटाबेस क्वेश्चन है, क्या बोलता है, एज पर IRC, जहां जहां पे एज पर IRC कह दिया ना मतलब आपको इंडियन रोड कांग्रेस की वैल्यू याद होनी चाहिए, ठीक है। तो कहता है एज पर IRC द डिजाइन स्पीड रूलिंग एंड मिनिमम ऑन अ नेशनल हाईवे इन प्लेन टेरेन आर, यानी आपको किसका बताना है भैया, आपको नेशनल हाईवे का बताना है, इन केस ऑफ प्लेन टेरेन क्या बताना है आपको, रूलिंग एंड मिनिमम डिजाइन स्पीड बतानी है। आइए देख लेते हैं, देखिएगा जरा ध्यान से, ये दिया हुआ है आपको रूलिंग एंड मिनिमम डिजाइन स्पीड किसके लिए, प्लेन टेरेन के लिए, और रोड क्लासिफिकेशन क्या है आपका, नेशनल हाईवे कितना है भैया 180, तो यही दोनों ऑप्शंस होंगे, चेक कर लेते हैं, नेशनल हाईवे, प्लेन टेरेन, ठीक है, रूलिंग एंड मिनिमम पूछा था 180, ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो सिंपल क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन, डेटाबेस क्वेश्चन था, थोड़ा सा याद रखिएगा तो ही बनेगा ये क्वेश्चन। डन, चलिए अगला क्वेश्चन आपसे कुछ बोलता है भैया, क्या एज पर इंडियन रोड कांग्रेस द कोफिशिएंट ऑफ लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन फॉर कैलकुलेटिंग स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस यानी SSD कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है, ऑफ व्हीकल हैविंग स्पीड इन द रेंज ऑफ 60-65 किलोमीटर इज, अगर व्हीकल की स्पीड 60 से 65 किलोमीटर पर आवर की है तो आपको ये बताना है कि कोफिशिएंट ऑफ लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन कितना आएगा, ठीक है। अब अगर आपको याद हो और मैंने अगर आपको पढ़ाया हुआ है तो लॉन्गिट्यूडनल कोफिशिएंट जो होता है, कोफिशिएंट ऑफ लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन, ये कितने के बीच में लाई करता है, 0.35 से 0.4 के बीच में लाई करता है। अब यहाँ समस्या क्या है ना, सारी वैल्यूज लगभग ये वैल्यू और ये वैल्यू 0.35 से 0.4 के बीच में है, ये भी नियरली उतनी ही लाई कर रही है क्योंकि 0.34 0.35 वन ऑफ द सेम थिंग ही है, ठीक है। और अगर लेटरल फ्रिक्शन याद हो आपको, ठीक है, लेटरल फ्रिक्शन तो ये कितना होता है 0.15 होता है। बोलो ये क्यों बता रहे हो सर, कभी इस पे भी क्वेश्चन आ गया तो फिर दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। नाउ अब हमें चेक करना पड़ेगा कि स्पीड रेंज के हिसाब से हमारा कौन सा कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बेस्ट बैठता है यहाँ पे, ठीक है। देखिए
अगर हमारी स्पीड लगभग 60 से 65 किलोमीटर पर आवर की थी तो हम लोग कुछ इस रेंज में लाइक कर रहे हैं, इस रेंज में। तो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल फ्रिक्शन कितना बनता है भैया? 0.36 बनता है। कहाँ से लाया हूँ ये वैल्यू? हमारी थ्योरेटिकल बुक में दिया हुआ है, ठीक है। जिन बच्चों के पास बुक है हमारी थ्योरेटिकल, वो वहां से रेफर कर सकते हैं। उस बुक के अलावा कुछ और क्वेश्चन आ गया ना तो मुझे बता देना एग्जाम के बाद जब मैं सॉल्यूशन लेके आऊंगा। तो वैसे आएगा नहीं क्योंकि पूरा का पूरा उसी बुक से आने वाला है, ठीक है। तो 0.36 आएगा इसका आंसर। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट, दैट इज 0.36। तो थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। क्यों ट्रिकी ला रहा हूं क्वेश्चंस? क्योंकि सिंपल क्वेश्चन ऑलरेडी पिछले बार के रखे हुए हैं आपके YouTube चैनल पे, ठीक है। जो हमारा एक्यूमेन गेट एकेडमी का YouTube चैनल है उस पर रखे हुए हैं ऑलरेडी प्रीवियस ईयर के भी सॉल्यूशंस। बट ये थोड़े से अच्छे लेवल के क्वेश्चन है जो आपके काम आने वाले हैं, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अभी तक तुम में से कोई ऐसे बच्चे भी होंगे जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा। मत करो भैया, मत करो। तुम लोग के लिए अच्छा थोड़ी ना है चैनल ये, है ना। तुमको यहाँ पे कुछ डेटा थोड़ी ना मिल रहा है, ये क्वेश्चन तुम्हारे काम के हैं ही नहीं, है ना भाई। देखते हो, सारे वीडियो को देखते हो, इतने अच्छे से लाइक कर रहे हो, वीडियो में कमेंट कर रहे हो, सब्सक्राइब भी कर लो भाई, सब्सक्राइब भी करो, ठीक है। धीरे धीरे फैमिली ग्रोथ कर रही है भाई अपन लोगों की, है ना। चलो आओ अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोलता है एट हाईवे स्ट्रेचेस वेयर द रिक्वायर्ड ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस कैन नॉट बी प्रोवाइडेड इन सच सेक्शन इट इज नेसेसरी टू इनकॉर्पोरेट एटलीस्ट। अब क्या बोला इसने? जहां पे ओएसडी प्रोवाइड कर पाना नामुमकिन हो जाता है, ठीक है। जहां पे ओएसडी प्रोवाइड कर पाना नामुमकिन हो जाता है वहां पे हमको कितना एटलीस्ट डिस्टेंस देना पड़ेगा ताकि हम वहां पे ओवरटेकिंग ऑपरेशन को कम से कम करवा पाए। कितना देना पड़ता है भैया? कितना देना पड़ता है? ISD के बराबर, इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस के बराबर। और कितना होता है? 2 टाइम्स ऑफ SSD के बराबर होता है, ठीक है। तो भैया SSD सबसे छोटा, ठीक है, इससे थोड़ा बड़ा ISD क्योंकि 2 टाइम्स ऑफ SSD है, और सबसे बड़ा OSD, ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस। नाउ ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस दे पाना नामुमकिन है तो एटलीस्ट हमको ISD देना ही पड़ेगा ताकि वहां पे ओवरटेकिंग का ऑपरेशन हो पाए। थोड़ा केयरफुली करना पड़ेगा बट हो जाएगा ऑपरेशन, ठीक है। तो 2 टाइम्स ऑफ SSD के बराबर प्रोवाइड करना पड़ेगा। कहां गया भैया? ट्वाइस दी स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। ऑप्शन डी इज करेक्ट, इट इज ट्वाइस दी स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन था। चलिए बढ़ते हैं आगे। चलिए अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछता है ना, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। बोलता है द एरिया ऑफ मोस्ट एक्यूट विजन ऑफ अ ड्राइवर इज अ कोन ऑफ। अब क्या होता है, यहाँ पे पेरिफेरल विजन की बात कर रहे हैं हम लोग, पेरिफेरल विजन की, ठीक है। पेरिफेरल विजन, अच्छा ये टॉपिक बहुत बार ऐसा होता है कई फैकल्टीज ना छोड़ देते हैं बच्चों के लिए, बोलते हैं पढ़ाने की कोई जरूरत ही नहीं है, पर इस पर क्वेश्चन आएगा। पेरिफेरल विजन का इंपॉर्टेंस कहाँ हो जाता है ना, जब आपके साइन बोर्ड्स को प्लेस करना होता है साइड में, ठीक है। अब मान लो आप इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे थे सामने की तरफ और कोई बोर्ड ऐसा 90 डिग्री पे लगा दिया, कभी जीवन में दिखेगा क्या तुमको? अगर तुम इधर देखते हुए चला रहे हो कभी भी ये बोर्ड दिख पाएगा तुमको? दिख ही नहीं पाएगा। भगवान ने इधर थोड़ी ना आंख दी हुई है हमको, तो वो हमेशा प्लेस किया था कुछ ऐसा कि आपको ये दिख पाए, सामने से ये दिख पाए, ठीक है। तो जो आपकी प्लेसिंग है ना बोर्ड्स की, वो आपके विजन के अंदर होना चाहिए। जो आपका एक पेरिफेरल विजन है उसके अंदर इंक्लूड होना चाहिए वो पर्टिकुलर साइन बोर्ड, तभी आपको दिखाई देगा। नाउ सबसे अच्छा विजन जो होता है ना, सबसे अच्छा विजन वो जनरली किया जाता है 3 से 5 डिग्री के कोण में। 3 to 5 डिग्री का जो कोण होता है यहाँ पे सबसे अच्छा विजन हमको दिखाई देता है, सबसे अच्छा। बट इसको आप इंक्रीज भी कर सकते हो, इसको आप इंक्रीज भी कर सकते हो 12 डिग्री तक, 12 डिग्री तक, 12 डिग्री तक भी इंक्रीज कर सकते हो। दिखेगा पर थोड़ा ब्लर दिखेगा। देखो आप खुद देखो ना, आप जरा ध्यान से। मगर ऐसे देख रहा हूं तो मुझे 3 डिग्री के कोण में एकदम क्लियर इमेज दिख रही है, एकदम क्लियर इमेज, ठीक है। उसके बाद हल्की सी ब्लर होना शुरू हो जाती है इमेज, हल्की दिख तो रहा है, अभी भी दिख रहा है कि भैया इधर कुछ है इधर कुछ है, बट ब्लर दिख रहा है, ठीक है। क्योंकि मेरा पूरा विजन सेंटर में है। जब मैं सेंटर में देख रहा हूं तो मुझे 3 डिग्री के कोण तक तो सब चीजें बिल्कुल एकदम क्लियर दिख रही हैं। उसके बाद वो ब्लर होना शुरू हो गई पर दिखाई दे रही हैं। पर 12 डिग्री के बाद तो दिखना ही बंद हो जाती है, फिर तो कुछ समझ ही नहीं आता क्या रखा हुआ है, ठीक है। तो 12 डिग्री का कोण मैक्सिमम होता है हमारे लिए, ठीक है। नॉर्मली हम लोग 10 डिग्री तक लेके चलते हैं इसको, नॉर्मली 10 डिग्री तक। तो ये पूछता है भैया कि अगर पेरिफेरल विजन है और ये आपकी आंखें हैं, ये आपकी आंखें सुंदर सी है ना, ये आपकी आंखें हैं, तो पूछता है द एरिया ऑफ मोस्ट एक्यूट विजन ऑफ अ ड्राइवर इज अ कोन ऑफ 3 to 5 डिग्री का, ठीक है। 3 से 5 डिग्री कोण में आपको अच्छा दिखाई देगा, मस्त दिखाई देगा, एकदम HD इमेज दिखाई देगी आपको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए मैंने आपको कहा ही था कि जैकर कमेटी का रिकमेंडेशन आएगा, आ गया। देखो बोलता है द इंडियन रोड कांग्रेस IRC वाज सेटअप इन। अब IRC कब सेटअप हुआ था, तो कुछ जैकर कमेटी के रिकमेंडेशन में आपके लिए लेके आया हूं, देखिएगा। देखिए 1927 में हमें सबसे पहले ये एक क्या बनानी पड़ी, रोड डेवलपमेंट कमेटी बनानी पड़ी, ठीक है, जो पूरे रोड डेवलपमेंट के वर्क को देखे। तो वहां पे कौन सी कमेटी का गठन हुआ,
हमारी जेकर कमेटी का गठन हुआ 1927 में। जैसे जेकर कमेटी है, इनने फटाफट से रिकमेंडेशन देना शुरू किया कि भैया ये रिकमेंडेशन आया, वो रिकमेंडेशन आया, एक एक करके रिकमेंडेशन आए। सबसे पहला रिकमेंडेशन आया 1927 में, जिस साल बनी उसी साल पहला रिकमेंडेशन आ गया, क्या कि भैया रोड डेवलपमेंट शुड बी कंसीडर्ड एज नेशनल इंटरेस्ट, यानी जो हमारा रोड बन रहा है उसको नेशनल इंटरेस्ट मानेंगे तभी कुछ काम हो पाएगा। ठीक है, तो एक कमेटी का गठन हुआ, ठीक है, कि भैया जेकर कमेटी का, उसने पहला रिकमेंडेशन दिया कि भैया रोड डेवलपमेंट को नेशनल इंटरेस्ट में मानना पड़ेगा, ठीक है, तब जाके कुछ भला होगा। ठीक है, तो इसके बाद क्या किया गया, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंड फॉर रोड डेवलपमेंट एंड कंस्ट्रक्शन, फंड्स का एलोकेशन किया गया, किसके लिए भैया, रोड डेवलपमेंट एंड कंस्ट्रक्शन के लिए, यानी जो रोड बनानी है उसके लिए भी फंड्स आपको रखना पड़ेगा अलग से, और जो बन चुकी है रोड उनके डेवलपमेंट के लिए भी रखना पड़ेगा, मतलब उनके मेंटेनेंस वगैरह के लिए। ठीक है, अगला आया फिर सेकंड रिकमेंडेशन 1929 में, 2 साल के बाद। बोले ये सब तो ठीक है कि आपने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंड कर दिया है, बट जो आप पेट्रोल वगैरह यूज कर रहे हो या जो आप फ्यूल्स यूज कर रहे हैं, डीजल वगैरह भी, उस पर टैक्सेस इंपोज करिए, और वो टैक्सेस को आप यूज करिए किसके लिए, आप रोड के डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस के लिए यूज करिए। ठीक है, तो बोला गया ठीक है, सीआरएफ ले आओ, सेंट्रल रोड फंड। ठीक है, तो सीआरएफ लेके आया गया, सेंट्रल रोड फंड। फिर 1934 में थर्ड रिकमेंडेशन आया जेकर कमेटी का, क्या बोला भैया इसने कि देखो हम तो हैं ही, हम तो ओवरऑल देख ही रहे हैं पूरे के पूरे रोड के डेवलपमेंट को, बट आपको एक सेमी ऑफिशियल टेक्निकल बॉडी का भी गठन करना पड़ेगा जो स्पेसिफिकेशन एंड डिजाइन दे कि भैया रोलिंग स्पीड कितनी होगी, वहां पे मिनिमम डिजाइन स्पीड कितनी होगी, कैम्बर कितना प्रोवाइड किया जाएगा, शोल्डर कितना प्रोवाइड किया जाएगा, विड्थ ऑफ लेन कितनी प्रोवाइड किया जाएगी, ये सारी के सारे स्पेसिफिकेशन को प्रोवाइड करने के लिए आपको एक सेमी ऑफिशियल टेक्निकल बॉडी का गठन करना पड़ेगा। और तब जाके गठन हुआ किसका, IRC का, इंडियन रोड कांग्रेस का 1934 में। ठीक है, तो ऑप्शन करेक्ट कौन सा हुआ, 1934। क्लियर है, तो छोटे छोटे से टर्म्स हैं, ये पूरा टेबल मैंने आपको दिया हुआ जब पढ़ाया था आपको। ठीक है, ये पूरा टेबल दिया हुआ मैंने जब आपको पढ़ाया था, और बहुत आराम से पढ़ाया, बहुत प्यार से, बस एक बार रिवीजन करके जाओ। ठीक है, मजा आ जाएगा पेपर के अंदर। ठीक है, बोर नहीं होगे पेपर में, इतना इंटरेस्टिंग पेपर आने वाला है। ठीक है, नाउ अगला क्वेश्चन पूछता है आपसे, नागपुर रोड प्लान हैज रिकमेंडेड द यूज ऑफ रोड पैटर्न टाइप ऑफ, यानी नागपुर रोड प्लान ने कौन से रोड पैटर्न को यूज किया था, तो थोड़ा सा देखना पड़ेगा हमें रोड पैटर्न्स को। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे देख पा रहे हैं तो हमारे पास फर्स्ट 20 ईयर रोड प्लान, इसको हम नागपुर रोड प्लान कहते हैं, सेकंड 20 ईयर रोड प्लान है जिसको हम बॉम्बे रोड प्लान कहते हैं, थर्ड 20 ईयर रोड प्लान है इसको हम लोग लखनऊ रोड प्लान कहते हैं। ठीक है, अब ये कब से शुरू हुआ था भैया, 1943 में लेके आया गया था इसको, 1963 तक चलना था, पर 1961 में ही कंप्लीट हो गया। अब जैसे 1961 में कंप्लीट हुआ तो अगला रोड प्लान आ गया 1961 से 1981 तक, और तीसरा रोड प्लान उसी के बाद आ गया 1981 से 2001 तक। ठीक है, 2001 तक। तो ये हमारे 3 रोड प्लान के ईयर्स थे जो मैंने यहाँ मेंशन नहीं किए थे, इसलिए आपको बता दिया। नाउ डेंसिटी पे क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, डेंसिटी पे क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। लखनऊ रोड प्लान की डेंसिटी पूछी गई हुई है, याद रखिएगा 100 किलोमीटर स्क्वायर में 82 किलोमीटर का हमने यहाँ पे रोड बनाया हुआ है, तो थोड़ा सा याद रखिएगा हायर साइड में है। लखनऊ रोड प्लान क्या था, सबसे आखिरी रोड प्लान था हमारा, इसीलिए थोड़ा सा फेमस था। ठीक है, तो 82 किलोमीटर पर 100 किलोमीटर स्क्वायर एरिया पे हमने रोड का कंस्ट्रक्शन किया था, डेंसिटी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। फिर एक्सप्रेसवे इनमें नहीं थी भैया, इसमें 1600 किलोमीटर की एक्सप्रेसवे बनाई गई थी, इसमें 2000 किलोमीटर की एक्सप्रेसवे बनाया गया था। नाउ यहाँ पे पैटर्न्स में कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं पैटर्न में भी, बट याद रखिएगा। ठीक है, जो आपका फर्स्ट 20 ईयर रोड प्लान था इसमें स्टार ग्रिड पैटर्न का इस्तेमाल किया गया था, स्टार ग्रिड पैटर्न का। ठीक है, तो भैया यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है, स्टार एंड ग्रिड पैटर्न, दैट इज ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, सारे के सारे चीजें डिटेल में बताते हुए चल रहा हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन कहीं पे भी ना हो। ठीक, कुछ भी कंफ्यूजन है तो फिर भी एक बार पूछ लीजिएगा। ठीक, कई बार बच्चा बोल जाता है कि नहीं सर इसका पैटर्न दूसरा था, ये था वो था, कोई दिक्कत नहीं है, आपको अपने आंसर्स को फिर से रीचेक करना पड़ेगा। ओके, चलिए नाउ अगले क्वेश्चन में बोलता है आपसे, अ व्हीकल हैज व्हील बेस ऑफ 5.5 मीटर, व्हाट इज द ऑफ ट्रैकिंग नेगोशिएशन ऑफ अ कर्व्ड पाथ विद अ मीन रेडियस ऑफ 31.5 मीटर, टेक विड्थ ऑफ पेवमेंट एज 3.5 मीटर। आपसे ऑफ ट्रैकिंग निकालने को बोलता है, निकाल देते हैं भाई ऑफ ट्रैकिंग, ऑफ ट्रैकिंग ही निकालना है ना, निकाल देते हैं ऑफ ट्रैकिंग। ऑफ ट्रैकिंग का फॉर्मूला क्या होता है, NL स्क्वायर अपॉन 2R, NL स्क्वायर अपॉन 2R। नाउ नंबर ऑफ लेन बोला नहीं है तो एक लेन का मानते हैं। L कितना दिया हुआ है भैया हमको, लेंथ ऑफ व्हील बेस कितना दिया, 5.5 मीटर का दिया हुआ है, तो 5.5 का स्क्वायर कर दीजिए अपॉन 2R, रेडियस कितना दिया हुआ है 31.5 मीटर का देके रखा हुआ है। बता दीजिए ऑफ ट्रैकिंग कितना आता है सॉल्व करके यहाँ से। आई थिंक दैट 0.48 मीटर का ऑफ ट्रैकिंग आ रहा होगा। ठीक है, 0.48 मीटर का, तो चेक कर लीजिएगा 0.48 मीटर, ऑप्शन ए इज करेक्ट, दैट इज ऑफ ट्रैकिंग इक्वल्स टू 0.48 मीटर। तो सिंपल क्वेश्चन था, कैलकुलेशन बेस्ड था, पर छोटा कैलकुलेशन था।
चलिए अगला क्वेश्चन जो है थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, बोलता है फॉर अ हिल रोड विद द रूलिंग ग्रेडियंट ऑफ 6%, रूलिंग ग्रेडियंट आपको देके रख दिया है 6% का। बोलता है व्हाट विल बी द कंपनसेटेड ग्रेडियंट एट अ कर्व ऑफ रेडियस 60 मीटर। कर्व का रेडियस कितना देके रखा है आपको, 60 मीटर का रेडियस देके रखा हुआ है, 60 मीटर का, 60 मीटर का। बोलता है व्हाट विल बी द कंपनसेटेड ग्रेडियंट। तो पहले ग्रेड कंपनसेशन निकालने, कितने से हमें कंपनसेट करना है ग्रेड को, तो ग्रेड कंपनसेशन निकालना पड़ेगा। ग्रेड कंपनसेशन क्या होता है भैया, 30 प्लस R अपॉन R और 75 अपॉन R, विच एवर इज मिनिमम, विच एवर इज मिनिमम। तो आपके पास R की वैल्यू 60 मीटर रख दीजिए, 30 प्लस 60 अपॉन 30 और यहाँ रख दीजिए 75 अपॉन 60। ठीक है, दो वैल्यूज आएंगी, बताइए कितनी कितनी आ रही है। ये आ रही है आपके पास 1.5 और ये आ रही है आपके पास 1.25, विच एवर इज मिनिमम। तो दोनों में जो भी मिनिमम होगा दैट विल बी अवर आंसर। 1.25 ये है हमारा। ठीक है, तो हमारा ग्रेड कंपनसेशन कितना हो गया भैया, हमारा 1.25 हम ले लेंगे। ठीक है, नाउ पूछता है व्हाट विल बी द कंपनसेटेड ग्रेडियंट। तो कंपनसेटेड ग्रेडियंट निकालने के लिए क्या करना है हमको, जो भी रूलिंग ग्रेडियंट है, जो भी रूलिंग ग्रेडियंट है उसमें से हमें माइनस कर देना है क्या, हमारा ग्रेड कंपनसेशन 1.25 का माइनस करिए कितना आता है, 4.75% आता है। और ये हमेशा 4% से ज़्यादा होना चाहिए। अगर ये मान लीजिए 3.75% आ जाता तो आपको क्या करना पड़ता, मिनिमम 4% तो मानना ही पड़ता, आपको मिनिमम 4% तो मानना ही पड़ता। ठीक है, तो आपके केस में आज 4% से ज़्यादा निकल के आ रहा है, सो दिस विल बी योर आंसर, दैट इज 4.75%। ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर। ओके, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में बोलता है बेटा आपसे व्हाट इज द मैक्सिमम सुपर एलिवेशन दैट इज फिक्स्ड बाय IRC, दैट इज इंडियन रोड कांग्रेस, फॉर रोड्स इन प्लेन एंड रोलिंग टेरेन एंड इन शो बाउंड एरियाज टेकिंग मिक्स ट्रैफिक इनटू कंसीडरेशन। ठीक है, मिक्स ट्रैफिक को कंसीडर करना है आपको और IRC के हिसाब से आपको मैक्सिमम सुपर एलिवेशन बताना है कहाँ पे, प्लेन एंड रोलिंग टेरेन में। आइए इसका डेटा देख लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिएगा बेटा हमारे पास मैक्सिमम सुपर एलिवेशन की वैल्यू है फॉर डिफरेंट टेरेन कंडीशन। ठीक है, प्लेन एंड रोलिंग टेरेन के लिए मैक्सिमम सुपर एलिवेशन 7% का है। ठीक है, हिली टेरेन के लिए 10% का है, अर्बन रोड्स के लिए 4% का है। हमारा केस में क्या पूछा गया था हमसे, प्लेन एंड रोलिंग टेरेन के लिए पूछा गया है। ठीक है, कितना हो जाएगा प्लेन एंड रोलिंग टेरेन के लिए, 7%। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर, दैट इज 7%। ठीक है, सिंपल है, IRC के क्लॉज बेस्ड क्वेश्चन है तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इनको सॉल्व करते वक्त। ओके, नाउ थोड़े पहले ही मैंने आपको शिफ्ट पढ़ाया था, शिफ्ट ऑफ कर्व, कि भैया जब भी आपको सर्कुलर कर्व को यहाँ पे रोल में लेके आना पड़ता है तो आप एक ट्रांजिशन कर्व देते हैं यहाँ पे वेरिएबल रेडियस का। ठीक है, और ये जो आपका शिफ्ट होता है सर्कुलर कर्व नीचे की तरफ, इसी को हम बोलते हैं शिफ्ट ऑफ कर्व S। ठीक है, अब अगर आपको फॉर्मूला याद हो जो मैंने आपको पढ़ाया था, ये दिस विल बी इक्वल्स टू व्हाट, LT स्क्वायर अपॉन 24R। LT क्या है, लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व, लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व। इस केस में उसने L के फॉर्म में बोल दिया है तो L स्क्वायर अपॉन 24R। ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर, ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर, LT स्क्वायर अपॉन 24R। सिंपल क्वेश्चन था, सिंपल आंसर था। अगला क्वेश्चन आपसे मैच द फॉलोइंग करने को बोलता है सिलेक्ट द करेक्ट मैच फॉर द गिवन इन्फॉर्मेशन। कि रेगुलेटरी साइन है तो क्या होगा, ठीक है, वार्निंग साइन है तो क्या होगा, और इन्फॉर्मेटरी साइन है तो उनका क्या होगा। तो देखो, रेगुलेटरी साइन, प्रोहिबिटरी साइन, रिस्ट्रिक्शन एंड साइंस, स्टॉप एंड गिव वे साइंस। सही है यार। ठीक है, ये सारे के सारे ही हमारे रेगुलेटरी साइन के अंदर आते हैं। तो फर्स्ट का तो ए करेक्ट है, तो 1 का ए हो गया, 1 का ए हो गया। सेकंड वार्निंग साइंस, वार्निंग मतलब आगे बताते हैं भैया कि आगे अंधा मोड़ है या क्या है, तो वो सब ये बताते हैं। क्रॉस रोड है आगे, नैरो ब्रिज है आगे, साइड रोड है, तो ये भी आपको कौन बताते हैं, वार्निंग साइंस बताते हैं। तो सेकंड का बी करेक्ट है। अब बचा एक ही ऑप्शन, थर्ड का सी, दैट इज इंफॉर्मेटरी साइंस। तो 1 का ए, 2 का बी, 3 का सी, ऑप्शन ए इज करेक्ट, दैट इज 1 का ए, 2 का बी, 3 का सी। सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, याद रखिएगा इसको। अगले क्वेश्चन में बोलता है आपसे साइंटिफिक प्लानिंग ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम एंड मास ट्रांसिट फैसिलिटीज इन सिटीज इज बेस्ड ऑन। यानी अगर आपको साइंटिफिक प्लानिंग करनी है वहां पे ट्रांसपोर्ट सिस्टम की, ठीक है, और मास ट्रांसिट फैसिलिटी की एक सिटी के रोड नेटवर्क में, तो आप कौन से सर्वे का इस्तेमाल करेंगे या कौन से डेटा का इस्तेमाल करते हैं। जनरली इसके लिए हम लोग करते हैं OND स्टडी, ठीक है, दैट इज ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन स्टडी। ठीक है, OND स्टडी की जाती है, वहां से जो भी डेटा हमें मिलता है वहां से हमें पता चलता है भैया कौन सा रोड मैक्सिमम यूटिलाइज्ड हो रहा है, तो वहां पे फैसिलिटी को डेवलप करना पड़ता है। लेट अस टेक एन एग्जांपल। सपोज करो ये हमारे पास एक रोड था, ये हमारे पास एक रोड था लाइक दिस। लेट अस सपोज दिस इज रोड A एंड दिस इज रोड B।
ठीक है। अब मैंने दोनों पे क्या किया, दोनों पे मैंने OND स्टडी की, ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन स्टडी। मैक्सिमम गाड़ियां यहाँ से निकल रही हैं, ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट 1 से गाड़ियां निकल रही हैं। अब मैंने देखा भैया मैक्सिमम रोड यूटिलाइज कौन सा हो रहा है, A या B। तो अब देखा गया तो सारे के सारे व्हीकल जितने भी थे वो सब के सब ट्रेवल कर रहे थे कहाँ पे, मैक्सिमम रोड A की तरफ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आगे एक बिजनेस मार्केट था, ठीक है, बिजनेस मार्केट था रोड A के आगे, अहेड यहाँ कहीं पे बिजनेस मार्केट था, बिजनेस प्लेस था यहाँ पे। अब सारे के सारे व्हीकल वहीं पे ट्रैवल कर रहे हैं, तो रोड बी की यूटिलिटी क्या हो गई, कम हो गई एज कंपेयर टू रोड ए। तो हमें जितनी भी फैसिलिटी हो कहाँ डेवलप करनी पड़ेगी, रोड ए पे डेवलप करनी पड़ेगी, क्योंकि यहीं से हमको ज्यादा मुनाफा मिलेगा। ठीक है, तो ये हमने कहाँ से निकाला, OND स्टडी करके। ठीक है, जब हमें पता चला कि मैक्सिमम व्हीकल उधर जा रहे हैं रोड ए की तरफ पे, तो हमें पता चला कि भैया उस रोड का यूटिलाइजेशन ज्यादा है। इसी वजह से हमने बोला भैया रोड ए को हमें और अच्छा बनाना पड़ेगा एज कंपेयर टू रोड बी, क्योंकि रोड बी पे तो वैसे भी ट्रैफिक कम है। ठीक है, तो अगर कुछ नहीं भी डेवलप करते तो भी काम चल जाएगा। तो क्या करते हैं हम लोग इसके लिए, OND स्टडी करते हैं, ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन स्टडी। क्लियर है? ठीक है, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नाउ आगे देखो ऑप्टिमम साइकिल लेंथ क्वेश्चन। ठीक है, मैंने कहा भी था आएगा आएगा आएगा, तुमने बोला था नहीं आएगा, मैंने कहा ना आएगा क्वेश्चन। देख लो, ऑप्टिमम सिग्नल साइकिल इन वेबस्टर्स मेथड इज गिवन बाय C0। नाउ C0 से हम लोग ऑप्टिमम साइकिल लेंथ बताते हैं। अब ऑप्टिमम साइकिल लेंथ का फॉर्मूला क्या सही है वो आपको निकालना है यहाँ से। तो देखिए ऑप्टिमम साइकिल लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, दिस विल बी इक्वल्स टू व्हाट, 1.5L प्लस 5 अपॉन 1 माइनस y। ठीक है, ये आपका ऑप्टिमम साइकिल लेंथ का फॉर्मूला होता है। कभी कभी इसको C0 से शो कर देते हैं, कभी कभी इसको C से भी शो कर देते हैं। ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर, दैट इज 1.5L प्लस 5 अपॉन 1 माइनस y। नाउ y क्या है यहाँ पे, ठीक है, नॉर्मल फ्लो टू सैचुरेशन फ्लो का रेशियो होता है, वो आपको पता है ऑलरेडी। ओके, नाउ अगला क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, क्या अ सेमी रिजिड मटेरियल विच फॉर्म्स एन एक्सीलेंट इम्परवियस लेयर फॉर डैम्प प्रूफिंग इज टर्म्ड एज। यानी डैम्प प्रूफिंग के लिए कौन सा मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं हम लोग, तो मैस्टिक एस्फाल्ट का इस्तेमाल करते हैं हम लोग डैम्प प्रूफिंग के लिए। ठीक है, वन वर्ड आंसर था, उसमें कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। अगला क्वेश्चन हमसे पूछता है बेटा, while conducting the softening point test on bitumen the result is expressed as। यानी जब softening point test हम लोग करते हैं बिटुमिन का टेस्ट, ठीक है, जब softening point test हम लोग करते हैं बिटुमिन का, तो रिजल्ट को किस फॉर्म में एक्सप्रेस किया जाता है, क्या विस्कोसिटी के फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं, कभी भी नहीं। क्या टाइम के फॉर्म में, कभी भी नहीं। ठीक है, क्या फ्लो के फॉर्म में, कभी भी नहीं। टेम्परेचर के फॉर्म में एक्सप्रेस किया जाता है रिजल्ट को। ठीक है, टेम्परेचर के फॉर्म में एक्सप्रेस किया जाता है रिजल्ट को, तो भैया द रिजल्ट इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, तो भैया सॉफ्टनिंग पॉइंट टेस्ट हमेशा टेम्परेचर के फॉर्म में आपको एक्सप्रेस किया जाएगा। Now, अगला क्वेश्चन बोलता है बेटा आपसे, द इंटरफेस ट्रीटमेंट प्रोवाइडेड टू प्लग इन द वॉइड्स ऑफ पोरस सरफेस एंड टू बॉन्ड लूज पार्टिकल इन बिटुमिनस पेवमेंट इज कॉल्ड। ठीक है भैया, सारे वॉइड्स जितने भी आपके हैं ना पोरस सरफेस के, उसको प्लग कर देने के लिए, ठीक है, और लूज पार्टिकल को बाइंड करके रखने के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग, हमेशा प्राइम कोटिंग का इस्तेमाल करते हैं, प्राइम कोट का। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से आप प्राइम कोट को करके आइएगा। प्राइम कोट, टैग कोट, सील कोट, प्लेस जहां पे हम लोग प्रोवाइड करते हैं कोटिंग को, उसके हिसाब से डिफाइन किया गया है। ठीक है, तो प्राइम कोट यहाँ पे करेक्ट आंसर था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछता है, द क्यूमुलेटिव स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन कर्व इज यूजुअली अडॉप्टेड फॉर ज्योमेट्रिक डिजाइन ऑफ हाईवे, द परसेंटाइल स्पीड अडॉप्टेड फॉर ज्योमेट्रिक डिजाइन इज 98 परसेंटाइल स्पीड के लिए हम लोग जनरली डिजाइन करते हैं। ठीक है, 98 परसेंटाइल स्पीड के लिए। अगला क्वेश्चन पूछता है हमसे, अ कंपाउंड कर्व हैज, ठीक है, कंपाउंड कर्व क्या होता है, टू और मोर सिंपल सर्कुलर कर्व और डिफरेंट रेडियस। ठीक है, कंपाउंड कर्व क्या होता है, दो या दो से ज्यादा सिंपल सर्कुलर कर्व और डिफरेंट रेडियस, इसी को हम लोग बोल जाते हैं क्या, कंपाउंड कर्व। इसी को हम लोग बोल जाते हैं कंपाउंड कर्व, R1 R1, ठीक है, एंड R2 R2। तो दो सिंपल सर्कुलर कर्व, ठीक है, बट रेडियस अलग अलग होंगे, तो उसको हम लोग बोल जाएंगे क्या, कंपाउंड कर्व बोल जाते हैं हम लोग। ठीक है, नाउ अगला क्वेश्चन का आंसर तो मैं आपको पहले ही दे चुका हूं। क्या बोलता है, अ ट्रांजिशन कर्व इज एसेंशियली यूज्ड टू। अब ट्रांजिशन कर्व को क्यों हम लोग यूज करते हैं भैया, ताकि हम लोग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को ग्रेजुअली इंट्रोड्यूस कर पाए, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को ग्रेजुअली इंट्रोड्यूस कर पाए। ठीक है, इसी के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं भैया, ट्रांजिशन कर्व का इस्तेमाल करते हैं। देख लो क्या बोलते हैं, जनरेट मोर फ्रिक्शनल फोर्सेस, ना 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 ना। अलाउ व्हीकल टू हैव इंक्रीज स्पीड व्हीकल ड्राइविंग, नहीं। नेगलेक्ट द इफेक्ट ऑफ सेंट्रीफ्यूगल, बिल्कुल भी नहीं। अवॉइड अब्रप्ट चेंज इन रेडियस फ्रॉम स्ट्रेट लाइन टू अ फाइनाइट रेडियस कर्व, यही होता है। अगर आपने देखा ये हमारा स्ट्रेट लाइन कर्व है जिसका रेडियस इनफाइनाइट होता है। ठीक है, और यहाँ पे एकदम सिंपल सर्कुलर कर्व अगर आपने डाल दिया तो रेडियस कैसा हो जाएगा, एकदम से आपका
कम हो जाता है रेडियस, और जैसे रेडियस कम हुआ तो हमें पता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है mv²/r, रेडियस जैसे ही कम होगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तुरंत बढ़ जाता है। तो इसी को काउंटरएक्ट करने के लिए हम लोग ट्रांजिशन कर्व प्रोवाइड करते हैं ताकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एकदम से इंट्रोड्यूस ना हो, ठीक है, स्लोली एंड स्लोली ग्रेजुअली इंट्रोड्यूस हो हमारे इस पर्टिकुलर अलाइनमेंट में, ठीक है। तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट है भैया? ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नाउ अगला क्वेश्चन पूछता है बेटा आपसे, स्ट्रेंथ, स्टेबिलिटी एंड बेयरिंग पावर ऑफ अ हाईवे डिपेंड्स ऑन, किसी भी हाईवे की स्ट्रेंथ, स्टेबिलिटी किस पे डिपेंड करती है, बेयरिंग पावर किस पे डिपेंड करता है भैया? उसके सबग्रेड पे। सबग्रेड कितना अच्छा है या बुरा है उस पे ही डिपेंड करता है भैया कि वो पेवमेंट की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी कैसी होने वाली है। तो सबग्रेड यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नाउ अगला क्वेश्चन बोलता है आपसे, द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर रफनेस इंडेक्स इज, ये भी अगेन हमने कहाँ पढ़ा था? हमने पढ़ा था जकर कमेटी के रिकमेंडेशंस में ही, वहां पे एक CRRI करके था, CRRI सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट था वहां पे, ठीक है। उसने क्या दिया था? एक बम्प इंटीग्रेटर नाम की चीज दी थी उसने, बम्प इंटीग्रेटर, और इसी को यूज करते थे हम लोग किसके लिए भैया? रफनेस इंडेक्स को नापने के लिए, ठीक है। द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर रफनेस इंडेक्स इज बम्प इंटीग्रेटर, दैट इज ऑप्शन डी इज करेक्ट हियर। ओके, अगला क्वेश्चन पूछता है, द ग्रुप इंडेक्स वैल्यू ऑफ अ सॉइल सबग्रेड इज 7, यानी आपको ग्रुप इंडेक्स वैल्यू दे दिया है 7। अब बोलता है द सबग्रेड सॉइल इज रेटेड एज, सबग्रेड सॉइल को कैसे रेट करते हो आप? पुअर, वेरी पुअर, गुड या फेयर। तो आइए इसका एक टेबल देखते हैं। अब देखिए ये टेबल आपके पास, जिसमें टाइप ऑफ सॉइल सबग्रेड यहाँ दिया है मैंने आपको, और ग्रुप इंडेक्स वैल्यू यहाँ देके रखी है। नाउ अगर आपका सॉइल सबग्रेड गुड क्वालिटी का है तो 0 से 1 के बीच में ग्रुप इंडेक्स वैल्यू लाइक करनी चाहिए। जितनी ज्यादा ग्रुप इंडेक्स वैल्यू बढ़ती जाएगी ना, उतना पुअर क्वालिटी ऑफ आपका सॉइल सबग्रेड हो जाएगा, ठीक है। नाउ 2 से 4 होता तो फेयर, 5 से 9 होता तो पुअर एंड वेरी पुअर, जब 10 से 20 के बीच में ग्रुप इंडेक्स वैल्यू लाइक करती है। तो यहाँ पे बोलता है ग्रुप इंडेक्स वैल्यू कितनी बोल रहा है भैया? 7 कहाँ लाइक कर रही है? इस बीच में लाइक कर रही है, 5 to 9 के बीच में। यानी आपके सॉइल सबग्रेड कैसा है? पुअर क्वालिटी का है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर, पुअर। ओके, तो यहाँ पे आप वैल्यू बहुत इजीली याद रख सकते हैं, ठीक है, बहुत इजीली याद रख सकते हैं आप वैल्यू को, ठीक है। जितना ज्यादा GI वैल्यू, ठीक है, उतनी बेकार आपका सॉइल सबग्रेड, ठीक है। आइए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए अगले क्वेश्चन में क्या बोलता है आपसे, अकॉर्डिंग टू इंडियन रोड कांग्रेस द विड्थ ऑफ कैरेज वे इज 3.75 मीटर फॉर सिंगल लेन, 7 मीटर फॉर 2 लेन विदाउट रेज्ड कर्व्स, 7.5 मीटर फॉर 2 लेन विथ रेज्ड कर्व, व्हिच ऑफ दीज स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट। आइए देख लेते हैं कितना कितना होता है भैया लेन विड्थ। तो देखिए यहाँ पे मैंने आपके लिखा है, अगर सिंगल लेन रोड है तो उसकी विड्थ कितनी होगी? 3.75 मीटर की होगी, ठीक है। 2 लेन विदाउट कर्व है, 7 मीटर की रोड होगी, ठीक है। 2 लेन विद कर्व है, 7.5 मीटर की, जैसी कर्व आ गया थोड़ा सा विड्थ बढ़ जाती है पेवमेंट की, इसलिए 7.5 मीटर हो गया। इंटरमीडिएट लेन है तो 5.5 मीटर की होगी, और मल्टी लेन रोड है तो 3.5 इंटू नंबर ऑफ लेन्स हो जाएगा। तो यहाँ पे इसने कहा था 3.75 मीटर फॉर सिंगल लेन करेक्ट है, 7 मीटर फॉर 2 लेन विदाउट कर्व ये भी करेक्ट है, 7.5 मीटर फॉर 2 लेन विद कर्व ये भी करेक्ट है। तो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड ऑल आर करेक्ट, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट हियर। ओके, देखिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछता है, ठीक है, डिफरेंस से आया कहां से? फ्लेक्सिबल एंड रिजिड पेवमेंट के। द असेंशियल डिफरेंस बिटवीन रिजिड एंड फ्लेक्सिबल पेवमेंट इज, ठीक है, असेंशियल डिफरेंस क्या है फ्लेक्सिबल एंड रिजिड का? तो भैया जो रिजिड पेवमेंट होता है ना, इसमें जो लोड ट्रांसफर होता है वो होता है स्लैब एक्शन के कारण, स्लैब एक्शन के कारण पूरा पूरा लोड ट्रांसफर होता है फ्रॉम टॉप टू बॉटम। और अगर हम यही बात करते हैं फ्लेक्सिबल पेवमेंट की, फ्लेक्सिबल पेवमेंट की, तो ये ग्रेन टू ग्रेन कॉन्टैक्ट से ट्रांसफर होता है, ग्रेन टू ग्रेन कॉन्टैक्ट से, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा भैया? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लोड ओवर सबग्रेड। तो जैसे जैसे आपका लोड जो है वो सबग्रेड पे पहुंचता जाएगा, उसके तरीके अलग अलग होते हैं। फ्लेक्सिबल केस में वो कैसा है? ग्रेन टू ग्रेन कॉन्टैक्ट के थ्रू है, और अगर हम रिजिड केस में देखें तो कैसा हो रहा है भैया? वो स्लैब एक्शन के कारण हो रहा है, ठीक है। तो ये बेसिक डिफरेंस था दोनों के बीच में। नाउ अगला क्वेश्चन आपसे पूछता है, द डुअल बार इज यूज्ड इन रिजिड पेवमेंट फॉर, ठीक है, डुअल बार का हम लोग इस्तेमाल क्यों करते हैं रिजिड पेवमेंट में? टू ट्रांसफर लोड फ्रॉम वन पोर्शन टू अनदर, एक पोर्शन से दूसरे पोर्शन में लोड को ट्रांसफर करने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? डुअल बार का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो यहां तक मैंने आपको कुछ मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बता दिए किसके? ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग के। अगर इतने क्वेश्चन भी आप करके चले जाते हैं तो आपके लिए मोर देन इनफ है, ठीक है। नए बैचेस आपके इस एग्जाम के बाद फिर से लॉन्च होने जा रहे हैं, ठीक है। फ्रॉम 4 अप्रैल आपका नया बैच लॉन्च होने जा रहा है, ठीक है। तो जितने बच्चे भी चाहते हैं उस बैच में एनरोल करने के लिए, पूरा 1 ईयर का बैच रहेगा।
मैंने गूगल फॉर्म डाल दिया है आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जाइए वहाँ क्लिक करिए और वहाँ पे रजिस्टर कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक चाहिए या आप कुछ भी और रिक्वायरमेंट है हमारे इंस्टीट्यूट की तरफ से, तो मैंने आपको गूगल फॉर्म डाला हुआ है, आप वहाँ से जाके भी परचेज कर सकते हैं। ठीक है, अगला सॉल्यूशन भी बहुत जल्दी आपके लिए आने वाला है। करना क्या है, इस वीडियो को लाइक करो यार, जितना ज़्यादा लाइक करोगे, जितना ज़्यादा शेयर करोगे, और जितने लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लो, तभी आपको और आगे अच्छा कंटेंट हम प्रोवाइड कर पाएंगे। देखिए, हमें भी एक चीज लगती है ना कि हमें कितने बच्चे देख रहे हैं। अगर बच्चा हमें देख रहा है, पॉजिटिव रिप्लाई आ रहा है बच्चे का, तो हम भी और मेहनत करेंगे। आपका जितना भी एफर्ट रहेगा सामने से इस वीडियो को देखने में, लाइक करने में, शेयर करने में, उतना ही हमें भी एक मोटिवेशन मिलेगा कि यार आपके लिए और वीडियो बनाएं आगे। ठीक है, तो भाई फटाफट से इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को। ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन एंड थैंक्स फॉर योर टाइम।